नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि हैं डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, जो वर्तमान में भाजपा में जिले में मंत्री हैं। तो ज्योति जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अभिषेक जी। ज्योति जी, एक प्रश्न रहता है, एक महिला आप हैं और जिले के एक बहुत अच्छे परिवार की महिला हैं, तो राजनीति में कैसे आना हुआ? ऐसा है कि एक तो मैं महिला हूँ, ये अच्छी बात आपने कही। दूसरी मैं एक शिक्षित महिला हूँ, और शिक्षित महिला का क्या काम है कि हम समाज को एक नई दिशा दे पाएँ। अब वो हम किसी भी क्षेत्र में जाकर दे सकते हैं, ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपने मन की चीज़ चुनने का अधिकार है। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर मुझे जनता की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, तो मुझे जनता के बीच में आना पड़ेगा। उनके बीच में जाके ही हम उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी समस्याएं सुन सकते हैं। अच्छा, उससे पहले भी आपके परिवार में कोई राजनीति में रहा या आप ही से आई हैं? देखिए, हमारे परिवार से अब तो मेरा विवाह हो गया है, लेकिन हाँ, मेरी माँ की पक्ष से मेरे भाई ने विद्यार्थी परिषद में काम किया और प्रदेश सह मंत्री के दायित्व तक उन्होंने काम किया। मेरी माँ ने भी भाजपा संगठन में कार्य किया, और मैं भी जब बाल्यकाल में थी तब से मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया और कार्यकर्ता रही। 2014 में छात्रा इकाई की जिला प्रमुख भी रही, और उसके बाद से फिर मैंने भाजपा की सक्रिय राजनीति में काम किया और वर्तमान में आपके सामने उपस्थित हूँ। यानी छात्र जीवन से ही संगठनों से जुड़ा हुआ? छात्र जीवन से ही ये मन में एक ललक रही। बचपन में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाए, छोटी सी थी, तो मुझे लगता था कि बड़े बुजुर्गों को भी पढ़ना चाहिए, तो फिर मैं उनको भी पढ़ाती थी कि स्लेट लेकर, हाँ, कि बड़े बूढ़े लोग भी पढ़े, उन्हें भी कुछ लिखना है। दादी नानी जो कभी पहले पढ़ी लिखी नहीं, बड़ी सक्रिय रही आप अपने। हाँ जी, ये सब मैं करती रही, मुझे अच्छा लगता था ये सब करने में। अच्छा, एक बड़ी रहता है कि लोगों में कि जो जनप्रतिनिधि हों, जो भी राजनीति में जो लोग आए, शिक्षित आए। काफ़ी समय से लोग कहने लगे हैं, युवा वर्ग भी कहने लगा कि जैसे जैसे शिक्षित लोग हमारी राजनीति में बढ़ेंगे वैसे वैसे देश प्रगति करेगा। तो एक शिक्षा की बात आती है, तो मैं चाहूँगा कि लोग जान पाएँ कि शिक्षा आपकी कहाँ तक हुई और कहाँ से हुई। देखिए, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ की। तो मैं शिशु मंदिर की विद्यार्थी रही, कक्षा 5 तक मैंने उसमें पढ़ा। फिर मैं GGIC पढ़ी कक्षा 6 से 12 तक, और उसके बाद मैं अपने ही इटावा के डिग्री कॉलेज कर्म क्षेत्र महाविद्यालय की छात्रा रही। तत्पश्चात मैंने कानपुर से PhD। इटावा का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज और ऐतिहासिक डिग्री कॉलेज कर्म क्षेत्र, वहाँ से मैंने वहाँ से शिक्षा पूरी की। अच्छा, जो आपके नाम में डॉक्टर ज्योति वर्मा जी लगा हुआ, तो आपकी PhD की? मैंने PhD कानपुर से की, कानपुर यूनिवर्सिटी। हाँ जी, कानपुर यूनिवर्सिटी। सब विषय आपका क्या रहा? मैंने संस्कृत से PhD की, और मेरा टॉपिक था हनुमान नाटक का नाट्य शिल्प। इसको महाकवि दामोदर मिश्र ने लिखा हुआ है, क्योंकि इस नाटक को हनुमान जी ने शिलाओं पर लिखा था, लेकिन समय बीतता गया तो वो जो शिलाएं थी वो तह में कहीं दब होती चली गई, पानी में डूबती चली गई, लेकिन जितना जो कुछ भी अवशेष मिला उसको दामोदर मिश्र जी ने अपनी उसमें संग्रहित कर दिया रचना में। अच्छा, जैसे ज्योति जी, अभी चुनाव का समय, निकाय चुनाव का समय जी, तो निकाय चुनाव में आप पार्टी की तरफ से और क्या भूमिका अपनी देखती हैं, और आपके मन में कुछ है कि वर्तमान का जो परिदृश्य है उसमें आपकी क्या भूमिका पार्टी तय करे, या आप किस भूमिका में अपने आप को देखते हैं? देखिए, वर्तमान में मेरा दायित्व जो है वो जिला मंत्री का है, तो मैं अपनी ज़िले में मंत्री हूँ, और संगठन मुझे जो भी दायित्व जहाँ पर भी देगा, हमारे यहाँ 40 वार्ड हैं, जिस वार्ड की जिम्मेदारी देगा या पूरे नगर पालिका की जिम्मेदारी दे, संगठन मुझे जिस जिम्मेदारी को जैसे भी सौंपेगा मैं उसे उस तरह से निर्वहन करूँगी। अच्छा, चुनाव आपका एक लंबा दौर रहा, आपने विद्यार्थी जीवन से राजनीति की शुरुआत की, परिवार में भी लोग राजनीति में सक्रिय रहे, अलग अलग तरीके से आपने कार्य किया, कई कार्यक्रमों को, जैसे आपने बताया आप संयोजिका रहीं, अलग अलग लंबा एक दौर रहा, आपने बहुत समय गुजारा। तो चुनाव लड़ने की कोई इच्छा? हाँ, चुनाव लड़ने की इच्छा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग की सीट हुई है। अब अगर हमें अवसर मिल रहा है और हमारी सीट हुई है तो हम उस पर आवेदन करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है और ये हमारा अधिकार भी है। तो आप इटावा की जो सदर सीट है उस पर एक नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार के रूप में आप हैं? हाँ जी, हूँ। अच्छा, तो चलिए, एक प्रश्न ये सामान्य बनता है जी कि भाजपा एक बड़ा संगठन की पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा क्या कि लोग संगठन आपको क्यों चुने? संगठन, देखिए, मैंने आवेदन किया, मैं चाहती हूँ कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर अपने संगठन से प्रत्याशी बनूँ। संगठन मुझे इसलिए चुने क्योंकि मैं संगठन की मूल कार्यकर्ता हूँ। मैंने बचपन से विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया, और उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, और संगठन ने मुझे जब भी जो भी जिम्मेदारी सौंपी मैंने उसको पूरी निष्ठा से पूर्ण किया, और मुझे लगता है कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से अर्ह हूँ, मेरी योग्यता में कोई कमी नहीं है।
तो ये अपने ऊपर विश्वास है मेरा। मतलब आपने जो समय दिया है, आपने जो अनुभव अर्जित किया, आपने समय समाज में जो समय दिया, आपने आपको ऐसा लगता है कि समाज में आपकी उतनी पकड़ है, लोग आपको इतना मानते हैं कि आपको अगर प्रत्याशी के रूप में संगठन आगे करेगा तो आप एक मजबूत दावेदार और जीतने की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि समाज में पकड़ जो आपका शब्द है ये मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगता है कि लोगों के बीच में आप कितना जा सकते हो, तो लोग आपसे अंतर्मन से कितने जुड़े हैं। देखिए, चुनाव पकड़ करके नहीं लड़ा जाता, चुनाव आप उनके दिलों से कितने जुड़े, आप उनके लिए काम कितना कर सकते हैं। राजनीतिक लोग कहते हैं कि हमारी समाज में पकड़ है, लोग हमें मानते हैं। हाँ, ये शब्दों का हेर फेर है। जो लोग कहते हैं हमारी पकड़ है, पकड़ तो आप कुछ समय के लिए बना सकते हैं, पकड़ तो छूट जाती है ना। कुछ पकड़ो छूट जाएगा, कहाँ पकड़ में रहता है, पकड़ में तो कुछ भी नहीं आता। ये विचारों का एक बड़ा अंतर है, सामान्य राजनीति में शब्द इस्तेमाल होता है। हाँ जी, अगर आप अंतर्मन से जुड़े हैं लोगों के, तो लोगों का स्नेह आपको सदैव मिलता रहेगा। हाँ, अगर किसी स्वार्थवश आपने उनको पकड़ा तो फिर वो आपको छोड़ देंगे, कहाँ पकड़ रहेगी। चलिए, अगर ये तो बात हो गई, संगठन आपको उस दायित्व में चुनता है, उस भूमिका में चुनता है जी। अगर संगठन आपको एक दावेदार के रूप में नहीं चुनता है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? तो कोई बात नहीं, ये हमारा संगठन है और संगठन हमारे लिए सर्वोच्च है। संगठन जिसको भी चुनेगा उसके साथ में पूरे मनोयोग से लगूंगी, और जैसे आज मुस्कुरा रही हूँ तैसे तब भी मुस्कुराऊंगी। ये संगठन के मूल कार्यकर्ता की अपनी पहचान है। ये संगठन है हमारा। संगठन अगर चाहता है तो भी खुश है, संगठन नहीं चाहता है तो भी खुश है। ये संगठन है हमारा। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि भाजपा की पिछली पूरे सरकार का समय कार्यकाल अपना पूरा किया 5 साल का, दोबारा भी भाजपा की सरकार चुनी गई, लेकिन इटावा बड़े 2 हिस्सों में बंटता है। एक लाइन के इस पार, यानी कि जो रेलवे लाइन है उसके इस पार, और दूसरा लाइन के उस पार। लाइन का जो दूसरे पार के जो कॉलोनीज है, चाहे वो फ्रेंड्स कॉलोनी हो, चाहे शांति कॉलोनी, शिवा कॉलोनी, एक बड़ा क्षेत्र, मंडी का पूरा क्षेत्र है। यहाँ जल भराव की एक बहुत विकराल समस्या है, जिसकी वजह से हर साल डेंगू जैसी बीमारियां भी पैर पसार लेती हैं। कई सारे लोगों को समस्याएं बड़ी, कई लोगों की जान भी जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि पिछला पूरा सत्र रहा एक पूरे सरकार का, फिर ये भी गुजर गया, उसके बावजूद भी सरकार रहती है, लोग शिकायत करते हैं भाजपा की सरकार है, फिर भी इस समस्या से निजान नहीं मिल पा रहा? आपको क्या लगता है, क्या कारण? देखिए, सरकार तो भाजपा की है, लेकिन नगर पालिका की अध्यक्ष की सीट पर तो भाजपा का अध्यक्ष नहीं बैठा है ना। तो आपका मानना है जब तक अगर नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं आएगा तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा? इस समस्या का समाधान जब ही होगा जब हमारी सरकार, हमारे योगी जी प्रदेश में इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे मोदी जी देश में इतना कुछ कर रहे हैं, जनता को हर चीज का लाभ मिल रहा है, लेकिन जब वो लाभ लोगों तक, नगर पालिका में जो भी बैठा है वो विपक्षी पार्टी का है, वो नहीं चाहता जनता तक वो लाभ पहुंचे, उसने नहीं जल भराव कराया, तो ये सरकार का मुद्दा नहीं है, ये नगर पालिका क्षेत्र का जो है वो मुद्दा है। और ये अध्यक्ष का जिम्मेदारी है, जो नगर पालिका का अध्यक्ष है उसको इन समस्याओं को देखना चाहिए और पूरी तरह से इनका निदान करना चाहिए। अगर भाजपा का कोई भी वहां पर नगर पालिका अध्यक्ष बन के बैठेगा तो वो आपको लगता है अगर भाजपा का जब नगर पालिका अध्यक्ष आ जाएगा तो इस समस्या का निदान होगा, हो जाएगा? मतलब आप अगर आ जाएंगी तो समस्या का निदान होगा? अवश्य होगा, हर वार्ड की हर समस्या का निदान होगा। अच्छा, एक आप महिला राजनीति में, महिला होकर आप राजनीति में आए, तो एक महिला के रूप में राजनीति में आने के आपको क्या लगता है, क्या नुकसान है और क्या फायदे? देखिए, आने का फायदा और नुकसान तो वैसे भी कुछ भी नहीं है। और रही बात फायदे की, तो राजनीति में फायदे के लिए नहीं आया जाता है। नहीं, मेरा जो कहने का मतलब है कि आप एक महिला होकर राजनीति में आए तो लोगों को किस रूप में वो फायदे मिल सकते हैं जो सामान्य एक पुरुष के रूप में लोगों को नहीं मिल पाते? देखिए, ऐसा है, पुरुष के रूप में भी लोगों को फायदे मिलते हैं, लेकिन एक महिला अगर राजनीति में आती है तो जो दूसरी महिलाएं हैं वो उसे देखकर मोटिवेट होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरुष महिलाओं तक नहीं पहुंचा सकते, बहुत सारी बातें जो कि महिलाओं के माध्यम से ही उन महिलाओं तक पहुंचती हैं। और वैसे भी जब से हमारे मोदी जी आए, उन्होंने महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है और महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। एक चर्चा यहाँ इटावा में रही है कि इटावा, मैनपुरी भाजपा के गढ़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं। तो अभी हाल ही की जो पिछला जो उपचुनाव हुआ मैनपुरी का, उसमें भाजपा ने भी बड़े बड़े दावे किए कि ऐसा होगा, ये होगा, लेकिन अंततः जो सीट जीती गई मुलायम सिंह जी की पुत्रवधू और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव जी ने जीती, और बड़े अंतर से जीती। उसी प्रकार इटावा में भी अब समाजवादियों के दावे हैं कि जैसे वहाँ इतिहास दोहराया है, ऐसे ही यहाँ भी इटावा में भी निकाय में और दूसरे चुनाव में इतिहास दोहराया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जसवंत सिंह वर्मा जी के बाद
जैसे कि भाजपा ने अभी तक अपनी कोई सीट सदर में नहीं जीती, आपको लगता है कोई बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, और इस बार नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा का ही बनेगा। और रही बात आपने कहा गढ़, देखिए लोकतंत्र में गढ़ जैसी कोई चीज नहीं होती, लोकतंत्र में जनादेश ही सब कुछ मैंने होता नहीं है। कहा, लोग ऐसा कहते हैं। हाँ, तो मैं उस शब्द का प्रयोग कर लोकतंत्र रहा में हूं। जनादेश ही सब कुछ होता है और जनता का जो निर्णय होता है वो हमें स्वीकार होता है। और रही बात मैनपुरी की सीट की, तो मैनपुरी की सीट पहले उनके पास थी, ठीक है। आप रामपुर की सीट की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मैं आप रामपुर की सीट की चर्चा कीजिए ना। रामपुर की सीट इटावा देखिए, से वो लगा तो हुआ मैनपुरी सीट उनकी ही थी, अगर उनके पास चली भी गई तो वो उसी की खुशी मना रहे हैं। हमें तो रामपुर की सीट मिली है ना, जो मैनपुरी से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैनपुरी की सीट आप महत्वपूर्ण नहीं मानते? बात ये नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मैनपुरी की सीट उनको मिल गई, तो वो पहले भी तो उनकी थी। अगर अगले 2-3 वर्षों के लिए भी उनके पास बनी रहेगी तो आप रामपुर की सीट देखिए ना, जिसका उनको बहुत ज़्यादा दुख है, जिसको वो जता ही नहीं रहे हैं, वो बहुत दुख है। नहीं, जिस तरह से मैनपुरी की सीट पे मेहनत की गई और भाजपा बड़ी आश्वस्त हो रही थी कि इस बार कुछ उलटफेर होगा, तो आपको क्या लगता है क्या कारण वो रहा कि वो सीट वापस उनके पास गई और इतने बड़े अंतर के साथ गई? देखिए, ये जनता का निर्णय है और लोकतंत्र है, जनता का निर्णय तो स्वीकार करना ही होगा और मानना ही होगा। एक राजनीतिक के रूप में, एक महिला राजनेता के रूप में आप कोई संदेश देना चाहें? जी बिल्कुल, यदि महिलाएं राजनीति में आती हैं तो वो पूरी तरह से समाज को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक शिक्षित नारी, जब एक शिक्षित नारी होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है, और जब एक परिवार शिक्षित होता है तो समाज शिक्षित होता है, और जब समाज शिक्षित होता है तो वो राष्ट्र शिक्षित होता है और वो पूर्ण प्रगति को प्राप्त करता है। और महिलाएं जो है देश की आधी आबादी हैं, तो जब आधी आबादी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी तो निश्चित ही देश प्रगति करेगा और विश्व गुरु बनेगा। और वैसे भी विवेकानंद जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि महिलाओं के लिए आपको कुछ नहीं करना। एक छोटी सी स्टोरी आप समय दे तो 1 मिनट की मैं कहना चाहूँगी। बहुत सारे पुरुष मिलकर विवेकानंद जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप सदैव युवाओं पर ही कुछ ना कुछ कहते हैं, महिलाओं पर कुछ क्यों नहीं करते? तो विवेकानंद जी बोले, आप कल आइए मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। तो सारे युवा वर्ग के जो साथी थे, भाई थे हमारे, वो विवेकानंद जी के पास पहुँचे और पूछे, बताइए कि अब क्या करना है? तो बोले कि आपको महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एजुकेट देम एंड लीव देम टू डिसाइड देयर ओन डेस्टिनी। यू डोंट हैव टू डोंट एनीथिंग मोर देन दैट। आप उनके लिए इससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए, सिर्फ उनको शिक्षित कर दीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप संभव हो जाएगा। आप उनको सक्षम बना दें, वो खुद से सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर देंगे। एक बहुत सुंदर मैसेज आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी आपका। उम्मीद है कि जल्दी आपको एक प्रत्याशी के रूप में फिर से पाएंगे और आपसे जल्दी ही मिलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।